हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही है यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 की। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर 2 कॉमर्स की, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं लेके आती हूँ डेली 3 बजे क्लासेस। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3, जिसके हमने मोस्ट प्रोबेबली जो 6 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो जो भी क्लासेस आपको मिलती हैं उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब पे, ठीक है। और डेली होती है क्लासेस इन सब्जेक्ट्स की। तो जो भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिलर फॉर्म के साथ जुड़ के क्लासेस ले सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी तक की हमने बात कर ली है इकोनॉमिक्स के बेसिक्स की, फिर डिमांड की बात कर ली है, और हमने 2 अप्रोचेस के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन पढ़ लिया है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, राइट स्टूडेंट्स। और अब हम आज बात करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हम जो ये दोनों चैप्टर से 7th और 8th को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपस में चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। तो जब हमारा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम जो हमारा 7th और 8th चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंटरकनेक्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। कौन सा बोलो? रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, आय की अवधारणा। सो सी स्टूडेंट्स, क्या होता है रेवेन्यू? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आय होती क्या है। हमने पिछली एक क्लास में भी शायद बात की थी इस बारे में। चलिए देखते हैं। जो भी हम आउटपुट क्या करते हैं, जो भी हम आउटपुट इनपुट्स का यूज़ करके, बहुत सारे फैक्टर्स का यूज़ करके, लाइक मशीनरी, लेबर, कैपिटल, इन सब का यूज़ करके हम कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं किसी भी वस्तु का, ठीक है। तो उसको जब हम सेल करते हैं तो वो आपकी जो उससे पैसे प्राप्त होते हैं वो होती है आपकी क्या, आय होती है। और हमने बात की थी सेकंड चैप्टर में, व्हाट इज़ प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस फर्म का? प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। तो प्रॉफिट क्या होता है, जब रेवेन्यू में से जो हमारी लागत लग रही है उसको जब हम लेस कर देते हैं तो जो हमारा निकल के आता है वो होता है प्रॉफिट, लाभ, ठीक है। प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं पाई से। ये देखिए यहाँ पे है पाई से क्या माना जाता है, प्रॉफिट समझा जाता है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट होती है, कोई भी एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, उसके अलावा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए, सारे के सारे जब हम लेस कर देते हैं तो जो हमारी रेवेन्यू में से जब कॉस्ट लेस कर दिया तो बचता है प्रॉफिट। तो ये दोनों डिफरेंस है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। हमें बात करनी है रेवेन्यू, आय की, ठीक है। आगे देखिए, रेवेन्यू में मुख्य रूप से 3 जो पॉइंट्स है उसके बारे में, हम 3 टर्म्स हैं उनके बारे में हमको समझना होगा। फर्स्ट है आपका टोटल रेवेन्यू, कुल आय क्या होती है। फिर है मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय क्या होती है। एंड थर्ड नंबर एवरेज रेवेन्यू, औसत आय क्या होती है। तो इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, हमने मार्जिनल का पढ़ा है, हमने पढ़ी थी ना मार्जिनल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। तो इसमें ये तो जहाँ भी सीमांत आपको वर्ड मिल जाए, इसका मतलब एक अतिरिक्त इकाई का उसमें क्या था, एक अतिरिक्त इकाई को यूज करने पे, है ना। तो यहाँ पे रेवेन्यू की बात हो रही है तो क्या होगा, एक अतिरिक्त इकाई को सेल करने पे। तो सीमांत का नाम सुनते ही या देखते कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जब हम किसी भी एक अतिरिक्त इकाई का क्या करते हैं, कुछ उससे रिलेट करते हैं, तो वो होता है आपका सीमांत। चलिए पहले देखते हैं कुल आय को। क्या होती है कुल आय? एक फर्म कुल 1000 यूनिट है वो प्रोड्यूस कर रही है किसी भी कमोडिटी का। जैसे मान लीजिए, हम मान के चलते कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, जैसे मामा अर्थ है, वो 1000 यूनिट की क्वांटिटी बना रही है एक पर्टिकुलर पीरियड, हम मान के चलते हैं एक स्थिर समय में, ठीक है। तो उसमें से उसने 900 क्या कर दिए, सेल किए। बाकी उसने अपने प्रमोशन के लिए रख लिए, लेकिन 1000 में से सेल कितने किए, बेचे कितने उसने, 900, यानी 900 उसने सेल कर दिए, ठीक है। तो अब उसकी कुल आय कितनी होगी? मान लीजिए एक प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का प्राइस है उसका, तो जब हम 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हमारी जो इनकम होगी 9000, वही क्या होगी, हमारी रेवेन्यू होगी, आय होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जितनी कमोडिटी, जितनी पर यूनिट प्राइस पे हम सेल करते हैं, उससे मिलने वाली हमें जो अमाउंट होती है वही हमारी कहलाती है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, कुल आय, ठीक है। TR टोटल रेवेन्यू कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स,
अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय की। अब मैंने कहा था अतिरिक्त इकाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अतिरिक्त इकाई को सेल करने पे प्राप्त होने वाली रेवेन्यू आय क्या कहलाती है। वहाँ पे जब हमें यूटिलिटी देखना तो एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने पे, लेकिन यहाँ पे हमें रेवेन्यू देखना है तो सीमांत आय आपकी क्या होगी, मार्जिनल रेवेन्यू की एक अतिरिक्त इकाई को जब आप क्या करोगे, बेचोगे, तो उससे मिलने वाली आपकी जो आय होगी वो कहलाएगी मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। आइए देखिए कैसे। हम कर रहे हैं 10 यूनिट्स बेच रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट प्राइस है 100 रुपीज़ आपकी। तो अगर हमने 10 यूनिट्स बेचे उससे हमें आय हुई 1000 रुपीज़, लेकिन फिर एक आधा और जो है वो क्या हमने कर दिया, सेल कर दिया, यानी एक और हम अतिरिक्त हमने क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब देखिए हमने 11 यूनिट, 10 की जगह कितने हो गए, 11 यूनिट जब सेल कर दिए, हमारा टारगेट था 10 तक का, लेकिन एक और एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, एक कम भी हो सकता है, एक ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक यूनिट और एक्स्ट्रा सेल कर दिया, तो उससे हमें 100 रुपीज़ और हमारी रेवेन्यू हो गई, है ना। तो 1000 से हमारी रेवेन्यू कितनी हो गई, 100 रुपीज़ और बढ़ गए, तो 1000 में 100 को हमने ऐड कर लिया। तो अब हमारी जो सीमांत कुल आय है वो कितनी हो जाएगी, 1100। कुल आय तो हमारी कितनी हो जाएगी, 1100, है ना। पहले 1000 थे लेकिन हमने एक अतिरिक्त को और सेल कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू हो गई 1100। अब सीमांत मार्जिनल रेवेन्यू कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, यानी जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है। टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, पहले आपकी थी 1000, अब हो गई 1100, कितनी बढ़ी आपकी, 100 बढ़ गई, ठीक है। मतलब 1100 और 1000 का डिफरेंस कितना आया, 100, ठीक है। और कॉमोडिटी मतलब मात्रा में कितना चेंज हुआ है, पहले 10 थी अब हो गई 11, यानी एक यूनिट का चेंज हुआ है। तो 100 डिवाइड बाई 1 और आपका जो सीमांत आय निकल के आई है वो होगी 100। तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी 100, ठीक है। तो ये है मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमने समझ लिया है, मार्जिनल रेवेन्यू हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं किसकी, और एवरेज रेवेन्यू, औसत आय की बात करते हैं। तो क्या होती है एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड अमाउंट रिसीव्ड। पर यूनिट यानी प्राइस को ही हम बोल सकते हैं क्या, एवरेज रेवेन्यू। लेट्स सी हियर, फॉर एग्जांपल जो टोटल रेवेन्यू है आपकी कुल आय कितनी हुई है, आपकी हुई है 1000 की, ठीक है। और आपने कितनी क्वांटिटी सेल की है, आपने की है 100 क्वांटिटी सेल की है। तो आपकी औसत आय कैसे निकलेगी, TR फिर डिवाइड बाई Q, यानी कुल आय में जब हम क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो निकल के आएगी वही होगी आपकी एवरेज रेवेन्यू। तो वही तो मैम प्राइस भी होगा ना, राइट स्टूडेंट्स। तो जो मार्केट प्राइस होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू, यानी 10 रुपीज़ में आपने कितनी कमोडिटीज सेल की, 100 कमोडिटीज सेल की, तो आपकी टोटल रेवेन्यू हो गई 1000 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम कर्व्स बनाएंगे उसमें हम देखेंगे वक्र में जो आपका डिमांड कर्व होता है वो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। मतलब एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आगे अब हम भी जब अलग अलग जो मार्केट है उनमें रेवेन्यू कर्व को देखेंगे तब ये काम आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि एवरेज रेवेन्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, TR डिवाइड बाई Q, यानी टोटल रेवेन्यू में हम डिवाइड कर देंगे किसको, कमोडिटी की क्वांटिटी को। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हैं, राइट। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, ओके। अब आगे देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो समरी ऑफ रिलेशन बिटवीन TR, MR एंड AR। तो हम शॉर्ट टर्म में बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू को बोलेंगे TR, मार्जिनल रेवेन्यू को MR एंड एवरेज रेवेन्यू को AR। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या देखा, टोटल रेवेन्यू को हम कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम जो हमारी औसत आय है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइस भी बोल सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं प्राइस इनटू डिमांड, राइट। मतलब जो आपकी क्वांटिटी का प्राइस है और जो क्वांटिटी है, कमोडिटी का प्राइस है और कमोडिटी की मात्रा है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका निकल के आएगा वो होगा टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है उसका जब हम
पूरी मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल करेंगे तो भी हमारी क्या निकल जाएगी, कुल आय निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं 10 और 15 को, जब हम इस टेबल में देखिए 10 और 15 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल आय निकल के आ गई। कितना होता है 10 और 15? 25। तो देखिए यहाँ पे 25 क्या है आपकी टोटल रेवेन्यू। तो जब हम ऐड कर देंगे मार्जिनल रेवेन्यू को तो वो भी आपका क्या होगा, कुल आय होगी। तो इस तरीके से हम टोटल रेवेन्यू, कुल आय को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं AR एवरेज रेवेन्यू हमने देखा था, जब कुल आय में हम क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो हमारा AR निकल जाएगा। एंड MR हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने रूल देखा था डेल्टा TR, मतलब कुल आय में जितना चेंज हो रहा है अतिरिक्त इकाई के सेल करने पे उतना डेल्टा TR, और मात्रा में कितना चेंज हो रहा है डेल्टा Q। जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बोलो, MR। ठीक है, तो इस तरीके से TR, AR और MR हम तीनों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब देखिए और क्या रिलेशन होता है इनके बीच, लेट्स सी। फर्स्ट है जो है जब आपकी टोटल जो आपकी रेवेन्यू है, कुल आय जब आपकी बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट से क्या होती है, बढ़ती है। देखिए यहाँ पे 10 से डायरेक्ट 25 एंड देन 50 फिर 100। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती हुई दर से जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो उस टाइम आपकी जो सीमांत आय है MR भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सेंटेंस को एकदम अच्छे से समझिए कि जब जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट से जब बढ़ती है तो जो आपकी सीमांत आय है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है when TR इंक्रीजिंग रेट देन MR जो है ये निशान है, इसको ध्यान में रखिए, ये है बढ़ने का। ठीक है, मतलब वृद्धि हो रही है MR में भी। ठीक है, अब जो टोटल रेवेन्यू वो 10, 25, 50 मतलब बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है, तो जो MR है वो भी बढ़ती जा रही है 10, 15, 25, 50। ठीक है, तो जब टोटल रेवेन्यू बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी तो MR भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, TR और MR में क्या संबंध है। जब TR जो टोटल रेवेन्यू है वो स्थिर दर से बढ़ती है, मतलब जो बढ़ रही है उसमें सेम डिफरेंस है। लाइक देखिए 5, 10, 15, 20 मतलब एक कांस्टेंट रेट है, मतलब स्थिर है ना कि 5 फिर 10 फिर मतलब सब में 5 का डिफरेंस है, राइट। स्थिर दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तब आपकी जो सीमांत रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ध्यान में रखना, जब TR बढ़ती हुई दर से बढ़ती है तो MR बढ़ती है, जब TR स्थिर दर से बढ़ती है तो MR स्थिर हो जाती है। ठीक है, देखिए इस टेबल में जब TR स्थिर दर से बढ़ रही है 5, 10, 15, 20, ठीक है, तो जो आपकी MR है वो एकदम बिल्कुल कांस्टेंट है 5, 5, 5, 5, 5, राइट। तो जब आपकी TR स्थिर दर से बढ़ेगी तो MR क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अब आगे देखते हैं, टोटल रेवेन्यू घटती दर से बढ़ती है, मीन्स कि घटती है। ठीक है, घटती दर से क्या होती है, बढ़ती हैं, तो MR क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो TR और MR का कनेक्शन है। जब TR बढ़ती हुई दर से बढ़ती है तो MR बढ़ती है, जब TR स्थिर दर से बढ़ती है तो MR स्थिर रहती है, और जब TR घटती हुई दर से बढ़ती है तो MR घटती है। देखिए यहाँ पे TR एकदम घटती हुई दर से बढ़ रही है, 4 to 7 to 9 to 10 मतलब बहुत कम दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो आपकी MR है वो क्या हो रही है, घट रही है, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है किसमें, TR और MR में, हमने टेबल से समझा है। और आगे देखिए, जब जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम होती है, अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, उस टाइम पे जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। जो सीमांत आय है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब टोटल रेवेन्यू घटती है तो मतलब कि घट जाती है, 10 से फिर 9 पे जब आ जाएगी टोटल रेवेन्यू, या फिर 8 पे आ जाएगी, तो जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है वो किस में चली जाएगी, माइनस में, यानी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो वैसा सा ही है जैसा हमने यूटिलिटी में पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना, उनमें जैसा रिलेशन था वैसा सा ही है किसमें, जो आपकी टोटल रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसमें। ठीक है, कि जब टोटल रेवेन्यू बढ़ती हुई दर से बढ़ती है
है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी बढ़ती है। जब टोटल रेवेन्यू स्थिर दर से बढ़ती है तो मार्जिनल रेवेन्यू स्थिर रहती है। जब टोटल रेवेन्यू घटती हुई दर से बढ़ती है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, घटती है। और जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। और जब टोटल रेवेन्यू घटती है, कम होती है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो टेबल से भी अच्छे से समझ सकते हैं, खुद से कोई भी एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से बहुत बारी क्वेश्चन पूछते हैं रिलेशन में से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू कर्व। जो आय वक्र है वो भिन्न भिन्न मार्केट के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम रेवेन्यू कर्व को अभी भिन्न भिन्न मार्केट में पढ़ेंगे। लाइक आपका परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया और ओलिगोपोली हो गया। इन चारों टाइप के मार्केट में रेवेन्यू कर्व किस तरीके का होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आय वक्र, जो आपका रेवेन्यू कर्व है वो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से काम करता है, किस तरीके का कर्व बनता है। ठीक है, उससे पहले ये दो बातें कि जो आपका रेवेन्यू कर्व है ना वो तो सारे मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट जो कॉस्ट कर्व होता है वो सभी मार्केट में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं जो रेवेन्यू कर्व है उसको अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो आपकी एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल होता है। औसत आय किसके इक्वल होती है, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय के इक्वल होती है। और जो औसत आय और सीमांत आय है वो दोनों, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो एक्स एक्सिस के जो समांतर जो लाइन बनी हुई है वही आपका होगा कौन सा कर्व। देखिए एक तो मैंने आपको बताया था अभी कि AR को ही हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। जो आपकी औसत आय होती है ना वही क्या होती है, डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसको एक तो मान लिया हमने डिमांड कर्व, और साथ ही साथ में ये इक्वल होता है किसके, MR के। कैसे समझते हैं इसको, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसी सिचुएशन होती है कि एक फर्म कितनी भी यूनिट सेल कर सकती है, बेच सकती है दिए गए प्राइस पे। मतलब वो प्राइस अगर घट रहा है या प्राइस बढ़ रहा है उस पे उसकी डिमांड क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इस वजह से क्या होगा, जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आय, क्योंकि अतिरिक्त आपका अतिरिक्त आप सेल नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी प्राइस घटे या चाहे आपकी प्राइस बढ़े, आप उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपनी सेल को एडजस्ट कर लोगे। तो आपका डिमांड कर्व उस सिचुएशन में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इस वजह से जो आपका डिमांड कर्व यानी AR और जो MR है वो क्या रहेंगे, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों के दोनों इस तरीके से ये समांतर होंगे एक्स एक्सिस के। यानी प्राइस अगर 1 से 2 हो रही है, 2 से 3 हो रही है, 3 से 2 हो रही है, तो उसका जो डिमांड है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से जो आपका एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इक्वल होगा, और इस तरीके से ये पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व या फिर रेवेन्यू कर्व काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में। तो ये थी पूर्ण प्रतियोगिता की सिचुएशन। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट मार्केट की सिचुएशन। रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, यानी एकाधिकार की स्थिति में क्या रहती है रेवेन्यू कर्व की सिचुएशन। लेट्स सी, तो ये जो AR और MR दोनों का क्या रहेगा, स्लोप डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि इसमें प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो आपका जो डिमांड है वो घटती है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, राइट। इस वजह से जो आपका AR डिमांड कर्व उसका स्लोप और साथ ही साथ मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, और एक और बात, इसमें जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की लोच क्या रहेगी, हमने अच्छे से पढ़ा है मांग की लोच के कॉन्सेप्ट को, राइट। तो इसमें जो मांग की लोच रहेगी वो क्या रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी, यानी 1 से कम रहेगी। अब मुझे बताओ लेस इलास्टिक की सिचुएशन कब होती है, मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे सबके सब। आई होप सब आप रिवाइज कर रहे हो क्लासेस लगाने के बाद, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिवाइज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आप उसे सॉल्व कर पाओ। ओके, तो लेस इलास्टिक क्या होता है, जल्दी से मुझे सब कमेंट में बताओ, और साथ साथ फिर हम देखते हैं आगे। ने मेंशन किया है कि जब प्राइस आपकी घटती है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। लेकिन जब लेस इलास्टिक का मतलब जितने परसेंटेज से आपकी प्राइस बढ़ती है डिमांड उससे कम मात्रा में
जितनी मात्रा में आपका प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड की मात्रा है वो उससे कम में, लाइक देखिए अगर 1% आपकी प्राइस बढ़ रही है किसी भी कमोडिटी की, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है प्राइस, ठीक है, तो जो आपकी डिमांड होगी ना वो उससे हाफ या उससे भी कम, यानी 0.5% या उससे भी कम क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, आया समझ में? मतलब जितना चेंज आपकी प्राइस में होगा उससे कम चेंज किस में होगा, डिमांड में होगा। अब जब प्राइस 1% से घटेगी तो डिमांड 0.5% से बढ़ेगी, और जब प्राइस 1% से बढ़ेगी तो डिमांड 0.5% से क्या होगी, घटेगी। यानी जितनी प्राइस की मात्रा में कमी या वृद्धि होगी उससे कम मात्रा में डिमांड में कमी या वृद्धि होगी। आई होप क्लियर है, हमने पढ़ा है लेस इलास्टिक क्या होता है, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन रहेगा। ठीक है, और जो आपका MR कर्व है वो AR और जो आपका OY एक्सिस है उसके बीच में रहेगा, मिडवे में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एकाधिकार की सिचुएशन है। इसमें जो AR और MR क्या होते हैं, दोनों का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, ऑपोजिट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है। और इसमें एकाधिकार की स्थिति में जो आपकी मांग की लोच है वो क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। कहने का मतलब मैम जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ेगी उससे कम परसेंटेज से क्या होगी, डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, आई होप क्लियर है एकाधिकार की स्थिति में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकारात्मक मार्केट में। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें भी क्या होते हैं, दोनों के स्लोप डाउनवर्ड ही होते हैं। किस किस के, डिमांड कर्व या AR के और MR के, दोनों के। सेम एज मोनोपोली, जैसा हमने एकाधिकार की स्थिति में पढ़ा था वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है। बस जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि जो मांग की लोच है, और स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है वो हमने देख लिया, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि उसमें मांग की लोच क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है, बट इसमें मांग की लोच क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है, यानी एक से ज्यादा होती है। वो कैसे, अगर आपकी प्राइस जो है वो कम हो रही है 1% से तो आपकी डिमांड बढ़ेगी 1.5% से या 2% से। ऐसे ही अगर प्राइस बढ़ रही है 1% से तो डिमांड घटेगी 1.5% से या 2% से। ठीक है, कहने का मतलब जितनी मात्रा में आपके प्राइस में वृद्धि या कमी होती है उससे अधिक मात्रा में डिमांड में वृद्धि या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। आई होप क्लियर है। मेजर डिफरेंस क्या है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, मैम उसमें तो जो मांग की लोच होती है वो लेस इलास्टिक होती है, और जो आपका मोनोपोलिस्टिक है उसमें मांग की लोच क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। पर दोनों ही सिचुएशन में जो आपका AR और MR, डिमांड कर्व बोल दो चाहे एवरेज रेवेन्यू बोल दो, और ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों का कर्व क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, रिलेशन नेगेटिव, इनवर्स रिलेशन होता है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब बचा है हमारा लास्ट मार्केट, वो है ओलिगोपोली। ठीक है, आइए जानते हैं ओलिगोपोली में क्या सिचुएशन रहती है रेवेन्यू कर्व की। ठीक है, तो ओलिगोपोली में क्या होते हैं, जो आपके सेलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो कुछ होते हैं। ठीक है, कुछ सेलर्स होते हैं। तो वैसे जनरली हम देखें तो क्या अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि अगर हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की स्थिति में हमने देखा था कि अगर टी की डिमांड कम हो गई, टी का प्राइस अगर कम हो गया तो कॉफ़ी की तुलना में टी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। ये सिचुएशन हम नॉर्मल वे में देखें तो मान के चलते हैं, लेकिन ओलिगोपोली में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस वजह से जो इसका डिमांड कर्व होता है वो क्या रहता है, अनिश्चित रहता है, जिसे हम बोलेंगे किंग्ड नेचर का होता है। देखिए ये जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है इसका मतलब कि किंग नेचर का हो गया। अब आइए जानते हैं, समझते हैं कैसे। मतलब पहले हमारी ये एजम्पशन रहती है, हम मान के चलते हैं अगर हम हमारी प्राइस में कमी कर रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है वो होपफुली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि हम और कॉम्पिटिटिव जो हैं उनसे हमारा प्राइस कम कर रहे हैं। कॉफ़ी की जगह जब हमने टी की प्राइस कम कर दी तो हमारी तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो इस वजह से ये जो स्लोप है आपका क्या हुआ, ऐसे बढ़ता हुआ यहाँ तक। यहाँ पे मांग की लोच क्या है, एक से ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में लेकिन सिचुएशन उसके बारे में बात कर लेते हैं।
मान लीजिए दो सब्स्टिट्यूट लेते हैं हम, कोक और थम्सअप ली हमने, ठीक है। दोनों का प्राइस सेम है 15-15। कोक ने क्या किया, अपना प्राइस थोड़ा कम कर लिया, ये सोच के कि मेरी डिमांड तो बढ़ेगी, मैं थोड़ा प्राइस कम रख लेता हूँ, राइट। तो उसने क्या किया, 13 कर लिया प्राइस, ठीक है। ये सोचते कि इसकी तो डिमांड अब बढ़ने वाली है, तो ये जो ऊपर वाला है एक्स से लेके के तक का, ये अजम्पशन के थ्रू, इस अजम्पशन के थ्रू काम करता है कि मैंने अपनी प्राइस कम कर ली है तो मेरा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी इस सिचुएशन में। बट अगर आपकी कोक ने क्या कर लिया, 15 से 13 कर लिया, अब ये थम्सअप ने ये देखा, उसने भी क्या कर लिया, 15 से 13 कर लिया, यानी जो कोक का कम्पिटिटिव था उसने भी प्राइस को सेम एज इट इज़ कर लिया जितना कोक का कर लिया गया है, ठीक है। तो अब क्या कोक की डिमांड में वृद्धि होगी, या थम्सअप पीने वाली जो कस्टमर है वो कोक के पास जाएंगे। अगर थम्सअप चेंज नहीं करता तब तो थम्सअप वाले कस्टमर कोक के पास जाते, ये सोचते हुए कि चलो इसकी तो 15 है, कोक की तो 13 ही है, मैं तो कोक ही पी लूँगा, कोई बात नहीं। बट अब कोक की भी 13 है, अब थम्सअप ने भी अपनी 13 कर ली प्राइस, तो कुछ डिफरेंस रहा ही नहीं, तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्यों थम्सअप वाले कोक के पास आएंगे, नहीं आएंगे ना। इससे क्या होगा, डिमांड में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। इस वजह से क्या होगा, किंग्ड हो जाएगा, इनडिटरमाइंड सिचुएशन रहेगी इस स्थिति में, जिससे आपकी जो मांग की लोच है वो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी। ओके, कहने का मतलब जितनी परसेंटेज आपकी प्राइस में प्राइस घटेगा, जरूरी नहीं कि उतना परसेंटेज या उससे ज़्यादा परसेंटेज डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब दोनों कम्पिटिटिव की तो सेम हो गई है ना प्राइस। तो ये इसमें ज़रूरी नहीं होगा कि जितना परसेंटेज से आपने प्राइस को घटाया है उतना सेम परसेंटेज या उससे ज़्यादा परसेंटेज क्या होगी, किसमें होगी। मतलब मान लीजिए आपने 1% से कोक का प्राइस है वो घटा दिया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं डिमांड 1% से या फिर 2% से क्या होगी, बढ़ेगी। डिमांड हो सकता है 0.5% ही बढ़े या ना भी बढ़े, थोड़ी बहुत बढ़े या ज़्यादा नहीं बढ़े, है ना। तो यहाँ क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम होगी, ठीक है। इस वजह से जो ओलिगोपोली की सिचुएशन है, जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, उस सिचुएशन में जो आपका डिमांड कर्व या रेवेन्यू कर्व बोल लीजिए, वो क्या होता है, किंग्ड नेचर का होता है, क्योंकि ये अनिश्चित रहता है, ठीक है। तो ये है आपका ओलिगोपोली के अंडर में रेवेन्यू कर्व हमने देख लिया है। तो फाइनली हमने अलग अलग मार्केट्स में बात कर ली है, अलग अलग रेवेन्यू कर्व की सिचुएशंस की, कौन से मार्केट में डिमांड कर्व, रेवेन्यू कर्व किस तरीके से काम करेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आय का जो अवधारणा है, आय का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी 7 चैप्टर्स अभी तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र यूनिट 3 के कंप्लीट हो चुके हैं, 1 से लेके 6 और एक अपना 9, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए उन सब के एमसीक्यूज लेके आ जाऊं, ताकि आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हो सकता है कल की क्लास में मैं एमसीक्यूज लेके आ जाऊं, ओके। तो आप अपने को रिवाइज कर लीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लास लगा के, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल की क्लास में हम करेंगे रिवीजन एंड एमसीक्यूज, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना यार, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ओके। अगर आप फिलअप फॉर्म के साथ जुड़ के स्टडी करना चाहते हैं तो ये सभी सोशल साइट्स, वेबसाइट है, इन पे जाके आप अप्रोच कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू सो मच।